मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Vishwajit Gupta and I have secured All India rank 67 in the Civil Services Examination 2025. This was my fourth attempt and second mains. So basically I'm here to give my input on the aspect of value addition that is considered very crucial in the mains examination. अब वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा इशू ये है दैट एवरीवन हैज़ दी एडेड वैल्यू, लेकिन उसको ऐड कहाँ करना है वो थोड़ा सा मिसिंग पार्ट रहता है। आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ पीपल्स प्रिपरेशन। तो वो बहुत सारा कंटेंट लेके मेंस एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रेप्लिकेट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन जो कुछ उन्होंने कंटेंट प्रिपेयर किया है। अब इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, दैट इज माई पर्सनल टेक अवे। सो बेसिकली मेंस में इफ वी सेग्रीगेट जीएस एंड ऑप्शनल, तो जीएस 1, 2, 3, 4 में देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिनको आपको पढ़ना होता है। अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डायरेक्ट आप कोई बेसिक स्टैंडर्ड या बहुत हाईलाइटी या फ्लैशी डेटा फैक्ट उठा के आप नहीं डाल सकते। जो एक बेसिक रिचुअल या आईएलटीएस की एक बेसिक ट्रेजेक्टरी होती है इस एग्जामिनेशन की, आपको उसे फुलफिल करना होता है। सो इट स्टार्ट्स विथ दैट यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस, the 20 questions. You have to write all the pages, you have to fill all the pages. There should not be any page blank in your mains copies. And the third is that addressing all the subheads of the questions. Now these are the three basic essential aspects of a mains examination, of this mains examination. आपको सारे questions लिखने हैं, सारे pages लिखने हैं और सारे subheads या sub parts को address करना है। अब अगर हम इसको segregate करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वैल्यू एडिशन या मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है हम उनसे पढ़ते हैं। फाउंडेशन मटेरियल जो हमारे पास है हम उससे भी पढ़ते हैं। आई ऑल्सो हैड माई फाउंडेशन मटेरियल विच आई हैड डन फ्रॉम माई कोचिंग, लेकिन उसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही थी। सो इन माई previous attempt, in the 2025 attempt, I very religiously followed the Conquer means of Understand UPSC. दिस प्रोग्राम वॉज वेरी हेल्पफुल इन द सेंस कि पहले तो जो सारा रिविजन था वो बहुत ही फास्ट हो गया, क्विक पेस था। सेकेंडली जो टॉपिक्स ऐसा लग रहा था कि हमारे वीक हैं वो उनके मटेरियल से आई मेड माई ओन नोट्स आउट ऑफ देम। एंड थर्डली जो फ्लैश आंसर राइटिंग सेशंस थे उनमें वी रोट अ लॉट ऑफ PYQs। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर आई वॉज एबल टू कंसोलिडेट माई मेन्स का प्रिपरेशन। जितना भी मटेरियल पढ़ा था, जो नया ऐड किया था, वो सारा रिटेन करने में आसानी हो गई ये सारी चीज़ें करने के बाद। नाउ इस वैल्यू एडिशन के बारे में आई वॉन्ट टू डिस्कस अ लिटिल बिट मोर। सो बेसिकली वैल्यू एडिशन इज समथिंग दैट यू डू व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ मटेरियल। आप उसको हवा में नहीं करते हो। I have seen people, even I have done this in my previous attempts, कि एक डायरी उठाई, एक कॉपी उठाई और उसमें बहुत सारा फैक्ट लिख दिया, बहुत सारा डेटा लिख दिया, विमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, एल्डरली के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, डिजास्टर के ऊपर। तो लेकिन उस सब को आंसर में रेप्लिकेट करना नहीं हो पा रहा था। सो व्हाट आई ट्राई डिफरेंटली दिस टाइम इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट वाज कि जो भी टॉपिक्स थे, जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स का सेग्रीगेशन है, उस टॉपिक को उठाया, उसके PYQs को देखा, पिछले 5 साल में 7 साल में किस टाइप के क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं और उस बेसिस पर एक 1 पेजर नोट उसका बनाया। अब इस 1 पेजर नोट को बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हो तो आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारा कंसोलिडेट करना होता है, फिर आपको पूरा जिस्ट उस पेपर में डालना होता है। सिंस दिस वॉज माई 4th attempt and I had already studied a lot of material before it, so basically what I did was I consolidated the previous material that I had। और उसके बाद कॉन्कर मेंस का जो उन्होंने भी लास्ट ईयर एक फ्रेश मटेरियल अपना मार्केट में निकाला था विच वॉज हाईली रेलिवेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, तो उसके पॉइंटर्स, इसका मटेरियल, इन दोनों को कंसोलिडेट किया, जितना रिटेन किया जा सकता था उसको किया। उसके बाद जो एडिशनल पॉइंट्स थे उनको एक 1 पेजर पर A4 साइज शीट पर डाल दिया। अब ये सारे जो 10, 12, 15 पॉइंट्स थे, ये वो पॉइंट्स थे विच आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट इन माई एक्चुअल एग्जामिनेशन इफ दैट टॉपिक कम्स। Now these points include the additional points, new keywords,
data, fact, examples and some good quotations which can be used in introductions or conclusions. So ये सारी चीजें एक टॉपिक के ऊपर कंसोलिडेट करके I made a one pager out of it. Now this one pager I will revise multiple times, and fortunately if this question comes in the examination, that I have the entire content ready for a 10 marker or a 15 marker. This was my whole approach to this validation part. Now if we look at it separately, तो GS1 में we have multiple subjects, history भी है, geography भी है, society भी है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं. तो उनमें जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, वो आपको हर एक चीज़ का नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है. उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, या जैसे मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर दे आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन चंदेला आर्किटेक्चर. तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, चालुक्यन आर्किटेक्चर है, हड़प्पन आर्किटेक्चर है, इनके ऊपर आपको बेसिक नोट नहीं बनाना है. जो भी एडिशनल मटेरियल आपके पास है, या कोई ऐसे 4-5 पॉइंटर आपके पास हैं जिन्हें आप बिल्कुल पेपर में लिखना चाहते हो, आपको वो लिख लेने हैं. साथ ही साथ आपको 4-5 एग्जाम्पल, कोई डेटा, फैक्ट, कोई कोटेशन मिल गया, वो आपको वहाँ लिख लिया. अब अगर पेपर में हड़प्पन के ऊपर या चंदेला के ऊपर या चालुक्यन के ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है, देन यू हैव अ फ्रेमवर्क रेडी. आप इस फ्रेमवर्क को वहाँ पे रेप्लिकेट करोगे. अगर आपके पास कोई यूनिक इंट्रोडक्शन है, आप उसको वहाँ पे इंट्रोडक्शन को रेप्लिकेट करोगे, एंड योर आंसर लुक्स वेरी डिफरेंट. सेम गोज विद ज्योग्राफी, क्योंकि वो भी स्टैटिक है. लेकिन सोसाइटी वाले एस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे इमर्जिंग डायमेंशंस हैं रिगार्डिंग विमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, एल्डरली एटसेट्रा. तो उनमें आपको क्या करना है, PYQs पे फिर से जाना है, उसको बैकवर्ड फिर से पढ़ना है. जो रिसेंटली 5-7 साल में क्वेश्चंस आए हैं, जो टॉपिक्स, जो थीम्स को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल विमेन वाले में दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग इनटू दी situation of unmarried women who are living in urban areas, women who are working in the corporate sector, women who are living hectic lifestyles, जो फैमिली और बिजनेस को या अपनी सर्विस को दोनों को मैनेज कर रही हैं, तो उनके जो स्ट्रेसर्स हैं, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बन रहे हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने नोट्स में डालना है. एसेट ओनरशिप कितनी है, केयर गिविंग में उनका कितना टाइम जा रहा है, एसेट मैनेजमेंट में या फैमिली के डिसीजन मेकिंग में वो कितना रोल प्ले कर रही है, उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, उनका वेल्थ का स्टेटस क्या है, उनके एजुकेशन का स्टेटस क्या है, मोबिलिटी का स्टेटस क्या है, अर्बन में ही क्यों माइग्रेट कर रही हैं, Tier 2, Tier 3 टाउन्स में उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, फैमिली के जो प्रेशर्स आते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग देयर वर्क कल्चर, रिगार्डिंग देयर ड्रेस कोड, जो भी मोरल पुलिसिंग जो सोसाइटी में होती है, उनके बारे में उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है. For example, UPSC asked a very good question on the rising number of female suicides in the country. Now, this is a very intelligent question. You have to look at it from various perspectives. कि सुसाइड हो रहा है तो सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, फैमिली प्रेशर एक रीज़न हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप कोई एक रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है. तो जितने ज़्यादा नए डायमेंशन आप इसमें खोल सकेंगे वो बेटर रहेगा. पेपर GS2 is one पेपर जहाँ पर having a PSIR background and a political science graduation, I was not able to score very good in GS2. So what I analyzed was कि paper 2 में I was focusing disproportionately on the polity aspect, but it also has governance, social justice and IR, which has almost equal weightage with polity. So this time what I decided is that I'll try to attain average marks in the polity section and try to attain above average marks in the IR and the social justice section. तो इस वाले में जो नया GS1 सोसाइटी का यूज़ था वो उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया. सोशल जस्टिस में, गवर्नेंस में कुछ नए नोट्स, नया मटेरियल जो कॉन्कर मेंस के मटेरियल से हमें लगा कि इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है. से फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी टॉपिक पर 20 पॉइंट दिए. सो फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस टॉपिक ऑफ द वर्किंग ऑफ अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़. उन्होंने किस तरीके से अच्छा काम किया है अलग अलग पूरे देश में अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ ने. सो एवरीवन नोज अबाउट इंदौर, but not everyone knows about Thiruvananthapuram. Not everyone knows about the municipalities in Rajasthan, West Bengal. Not everyone knows about the municipalities that are there in Kerala. Those who have done good work in Himachal Pradesh, those who have done good work in Jammu and Kashmir, those who have done good work. So इन examples को साथ ही साथ उन्होंने क्या काम किया है. वेस्ट बंगाल में हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है, केरला में लिटरेसी पे काम हुआ है, इंदौर ने क्लीनिंग के ऊपर काम किया है, राजस्थान में सैनिटेशन पे काम हुआ है, विमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ है. इन सारे एग्जाम्पल्स को आई कंसोलिडेटेड. सो कॉन्कर ने लेट्स से हमें 20 पॉइंट्स दिए, नए कीवर्ड्स दिए, नए टर्म्स दिए, 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल दिए. I can't replicate all of them, I can't retain all of them. So what I did is I took a one pager, उस पे जो मटेरियल था उसमें से हमें जो हाईली रेलेवेंट लगा, which I want to reflect back, which also shows some originality on my part, उसको हमने अपने पॉइंट पे लिख लिया. कोई अच्छा सा फैक्ट मिला उसको एज ए इंट्रोडक्शन लगा लिया, कोई अच्छा सा कंक्लूजन मिला उसको एज ए कंक्लूजन लिख लिया. अब अगर इससे रिलेटेड, इस थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा
then obviously I'll address the demand of the question, I'll address all the subparts of the question. But let's say if I am having a lacuna of 4 or 5 points in the examination, then I don't have to think at that point of time. I'll just pick these 4.5 points from this data, from this sheet, and I'll replicate it in the examination. Now, this also helped me in one way. We'll go to GS3 and 4, but before that, in this attempt, I have also tried to increase the number of points that I'm writing in this examination. So many toppers have discussed this, they have gained good marks because of this. So I also tried to replicate. Since I had to think all those new points earlier in my previous mains attempt, तो वो टाइम ज़्यादा लग रहा था और क्वालिटी नहीं आ पा रही थी. This time around when I had already 10 points, I have already addressed the demand of the question in 4-5 points, then I'll add 5 points from here only. तो एक 10 marker में I was able to write 12, 13, 14 points. 6-7 examples, some data, fact, figure, graph which I can able to put it there, और उसके बाद एक introduction और एक conclusion. Now this 10 marker looks much more comprehensive than my earlier answer. So that has I hope that I was able to give me an additional edge of 0.5 or 0.51 mark. Now coming back to the GS3, GS3 is very dynamic. It has multiple subjects: agriculture, economy, environment, sunset tech, disaster, internal security, बहुत कुछ है उसमें. तो उसमें आप वो सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनमें देयर इज सम श्योरिटी या जिनमें क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है. सो फॉर एग्जांपल, यू आर श्योर टू गेट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, 10 मार्कर 15 मार्कर. आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो. इनमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आते ही हैं: अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज इन एग्रीकल्चर, दी फार्मर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. तो इसके बारे में आप एक ऑलरेडी डेटा शीट तैयार कर सकते हो. आप इनके बारे में जो जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस के भी जो इशू होते हैं, ये प्रोक्योरमेंट में क्या है, स्टोरेज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, लॉसेस कितने हैं, उन लॉसेस का भी फैक्ट फिगर डेटा अगर आप डाल सकते हो कि 12,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, 20% ट्रांसपोर्टेशन में इशू आ रहा है, उसके सॉल्यूशन के लिए वी नीड रीफर ट्रक्स, वी नीड कोल्ड स्टोरेजेस, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, किसान रेल, उड़ान रेल, एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ पे डाल सकते हैं तो वो आंसर थोड़ा बेटर प्रिपेयर हो जाएगा, वहाँ पे अच्छा दिखेगा भी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा. इट सेव्स टाइम. ऑन दी सब्जेक्ट्स दैट आर वेरी डायनेमिक, से फॉर एग्जांपल दी एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR वाले जो क्वेश्चंस जो नए नए आ रहे हैं, तो उनके लिए दिस टाइम अराउंड आई हैव रेफर्ड टू अगेन द टेस्ट सीरीज बाय द रोबोट. तो उनकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी विच वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, primarily because the type of content that they have covered and the type of questions that they have framed is very unique and new. So पुराने जो ट्रेंड सेटिंग जो ट्रेंड है या जो पैटर्न है कि ये टॉपिक है तो यही क्वेश्चन बनेगा, ये टॉपिक है तो यही क्वेश्चन बनेगा, उन्होंने इसके बियॉन्ड जाके, सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट. सो Robot has been able to provide me a lot of new topics that I hadn't prepared earlier. So for example, he helped me with the Chandela architecture. Now this is one topic that is not generally prepared upon. तो उसके बारे में प्रिपेयर किया. Then he advised us on the preparation of use of AI and drones in remote sensing and GIS technologies. So that was one question that I was able to write in a better way. The use of microbes and the biofuel, जिसमें माइक्रोबियल जितना यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में जो क्वेश्चन प्रिपरेशन था. ही ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके बारे में उन्होंने तैयार किया था. ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर जो इशूज़ थे ऑन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फ्रंट, विच इज़ बियॉन्ड जस्ट दी नॉर्मल इशूज़ की लैंड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन हेल्थ नहीं है, इससे ज़्यादा कि उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेटर प्राइसिंग नहीं मिल रहा है, उनका माइग्रेशन बार बार उन्हें फोर्स्ड माइग्रेशन का फेस करना पड़ता है. लेकिन ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया. अब ट्राइबल डेवलपमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि जो हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बना रहे हैं या इस टाइप से जो नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इस टाइप के जो नए नए इनिशिएटिव्स थे, इनको लैंड टाइटलिंग से ऐड करके या उनके रिसोर्स मैनेजमेंट से ऐड करके वी कैन प्रेजेंट देम. मोरओवर जो IR वाले क्वेश्चंस थे, सो दिस टाइम अराउंड द IR क्वेश्चंस वर नॉट द जनरल IR क्वेश्चंस, जिसमें इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो चेंज्ड फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स है उसके रिगार्डिंग बात हुई थी, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स इंडिया के रिलेशन पे अक्रॉस द वर्ल्ड उसके बारे में बात हुई थी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर ही हेल्प अस प्रिपेयर कि आप इस डायरेक्शन से भी सोचना शुरू करो. द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग, द इश्यूज ऑफ क्रायोस्फीयर चेंज,
इसके बारे में बात हुई थी, इसके बारे में वी प्रिपेयर्ड अ लॉट। द यूज ऑफ एथिक्स वाले पेपर में स्पेशली द यूज ऑफ सोशल मीडिया, वॉर एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट में जो इतना भी एथिकल डिलेमास आते हैं, केस स्टडीज़ में एनवायरमेंटल कॉर्पोरेट केस स्टडीज़, इनके बारे में प्रिपरेशन। सो ऑल दिस हेल्प मी इन कवरिंग द GS3 वाला एस्पेक्ट एंड GS2 वाला एस्पेक्ट भी। Now coming to GS4, the ethics paper. Now that is very dynamic. What I have tried to do with the ethics paper is to bring diversity in the answers. ज़्यादा लिखना है, diverse लिखना है और अच्छा लिखना है। That which was my basic जो कोशिश थी वो यही थी। So I used to attempt case studies first and then the theory section. Case studies में with the help of Concur Mains का material, I was able to prepare a list of around 50-60 ethical dilemmas, ethical issues. Some justifications, merits, demerits that I'm going to use in the examination. Now even these were segregated under the subheads. Let's say कोई case study आई है environmental dilemma के ऊपर, कोई case study आई है corporate के ऊपर, कोई study आई है resource management को लेकर, कोई study आई है corruption या bribery या malfunctioning को लेकर। तो इनके अलग अलग सबहेड्स बनाकर, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई केस स्टडी आई है तो इनके सबहेड्स बना के अलग अलग इनके एथिकल डिलेमास और वो प्रिपेयर कर लिया। Now, when you have a list of 50-60 ethical dilemmas, you don't have to think of new things and you don't repeat the earlier key terms that you have already mentioned in the examination, in the paper. तो उस वजह से क्या हुआ था, it saves time, it brings diversity in the answers, and one more topper that I used to go back to, वो थी आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एथिक्स का पेपर पोर्ट्रे किया, तो प्रेजेंट बहुत अच्छा किया था उन्होंने अपना। तो दैट वाज समथिंग दैट आई ट्राई टू रेप्लिकेट कि उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। अगर आप कहीं से नैप से नहीं पूछा गया है तो आप छोटा सा स्टेक होल्डर भी डाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ पार्ट्स जो एक केस स्टडी में कम है तो आप स्टेक होल्डर के साथ उनका इशू भी डाल सकते हो, उनका स्टेक्स भी डाल सकते हो। साथ ही साथ आप कोई गाइडिंग प्रिंसिपल डाल सकते हो, आप एक प्रायोरिटी चार्ट डाल सकते हो, आप एक पाई चार्ट डाल सकते हो। उसको भी प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जितना आप नॉवेल्टी लाओगे अपनी केस स्टडीज़ में, केस स्टडीज़ उतनी रिवॉर्डिंग बन जाती हैं। साथ ही साथ व्हेन यू आर डीलिंग विद द थ्योरी क्वेश्चंस, तो उसमें एक तो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बट आई थिंक दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोड बेस्ड क्वेश्चन में भी 10 मार्क का है, नॉर्मल क्वेश्चन भी 10 मार्क का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन आना है, AI के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी या जो नॉर्मल पब्लिक इश्यूज होते हैं पब्लिक डीलिंग, उनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ों को अगर आप पहले से प्रिपेयर कर ले तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो इनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, इनका जो 1 पेजर आपने तैयार किया उसमें आपने कुछ नया छोटा छोटा डाल दिया। सो बेसिकली कवरिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस, आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एड्रेस किया, साथ ही साथ आपने उसमें 1 या 2 नया डायमेंशन खोल दिया। एनवायरमेंटल अगर कोई क्वेश्चन आया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड कोई केस स्टडी आई है तो आप उसमें पर्सनल एंगल डाल सकते हो, आप उसमें फ्यूचर का एंगल डाल सकते हो, आप उसमें सोसाइटी का एंगल डाल सकते हो। तो ये वाली एक चीज़ बन जाती है। अगर वॉर एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया है तो उसमें आप विमेन का एक एंगल डाल सकते हो, आप उसमें पब्लिक फूड सप्लाई, हेल्थ केयर का एक एंगल डाल सकते हो, आप उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट, आर्म्स इंडस्ट्री का एक एंगल डाल सकते हो। तो जितना आप आंसर में डाइवर्सिटी लाओगे, साथ ही साथ उनका एक 2-3 वर्ड का या 1 लाइन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, और ये सबको आपको क्लियरली डिमार्केट कर देना होता है अपने कॉपी में। सारे क्वेश्चंस एड्रेस हुए, सारे पेजेस भरे और सारे सब पार्ट्स एड्रेस हुए। साथ ही साथ एग्जामिनर को 10 मार्कर में 10 से ज़्यादा पॉइंट मिल गए और 4-5 अच्छे एग्जाम्पल मिल गए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी है, देन ही इज़ वेरी प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद द आंसर दैट ही इज सीइंग। तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा एज दे देता है। नाउ राइटिंग ऑल ऑफ दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कम्स विद अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज को लेकर जो आपकी अप्रोच है, so this time around I didn't run after the prestigious test series. Robot की test series I have taken for the mains examination. It helped me to get well versed with the new topics, new approaches that are being asked. नए टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते थे उनके ऊपर डेवलप किया। सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है, AI की इकोनॉमी है, इंडिया में जो चिप फैब्रिकेशन के ऊपर काम चल रहा है, इस टाइप के जो नए इमर्जिंग टॉपिक्स थे इनके बारे में डिस्कस किया था। इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी नए डायमेंशन खुल रहे हैं, वेयर हाउसिंग वगैरह आ रहा है, ये टाइप के अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं, अर्बनाइजेशन प्लस क्लाइमेट के जो चैलेंजेस बन रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड वगैरह बन रहा है, इनको कैसे मैनेज करना है, अर्बन फ्लडिंग हुआ, अर्बन स्प्रॉल हुआ, गेटवाइजेशन हुआ, स्लम रीडेवलपमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक नया एंगल, नया अप्रोच उस टेस्ट सीरीज से निकल के आया था। तो कमिंग टू द नोट मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, सो बेसिकली आई हैड माई फाउंडेशन नोट्स रेडी
उनको हमने बस एक बार रिवाइज किया, उनको जो जितना रिटेन कर सकते थे उनको रिटेन किया. उसके बाद आई डिड दी वैल्यू एडिशन वाला पार्ट. नाउ दिस वैल्यू एडिशन जो 1 पेजर वाली चीज़ आई हैव डिस्कस्ड, दिस हैपेंड विद दी टेस्ट्स दैट आई हैव गिवन. उनमें कोई नया क्वेश्चन मिला, नया टॉपिक मिला. फॉर एग्जाम्पल द चंदेला आर्किटेक्चर, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड माई नोट्स ऑन दैट, सो आई मेड अ 1 पेजर ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस मिशन जो चल रहा है निक्षय भारत के लेकर, उसके बारे में आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड अ नोट, उसके बारे में प्रिपेयर किया. अर्बन स्प्रॉल के बारे में आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड नोट्स, उसको तैयार किया. एक्सियम 4 है, स्पेडेक्स मिशन है, वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी थी उसके बारे में, सिविल सर्विसेज के 100 साल वगैरह पूरे हो रहे थे उसके बारे में. तो इन सब के बारे में 1 पेजर तैयार करते गए. साथ ही साथ कॉन्कर मेंस का जो मटेरियल था उसमें ऐसा लग रहा था कि जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं, जिनके पास मटेरियल रेडी है लेकिन रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी उस मटेरियल से 1 पेजर नोट्स बनाए. वो सारे 1 पेजर नोट्स तैयार हुए, उसको सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर लिया, GS1, GS2, GS3, GS4. साथ ही साथ जो PYQs के आंसर राइटिंग की, PYQs की आंसर राइटिंग आई यूज्ड टू डू एट नाइट. तो PYQ को अपना 10 मार्कर है 2 पेज लिखे, 15 मार्कर है 3 पेज लिखे, उनको लिखने के बाद उनके मॉडल आंसर पढ़े. मॉडल आंसर पढ़ने के बाद उसमें अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको ज़्यादा बेटर कंटेंट मिल रहा है, ज़्यादा बेटर पॉइंट मिल रहा है, या आपने कोई कंटेंट रिपीटेटिव लिखा है, तो उसको वहीं दूसरे पेन से काट दिया, वहीं पर छोटा छोटा नया उसमें ऐड कर दिया और उस पेज को टेयर आउट कर दिया उस रजिस्टर स्पायरल बुक से. और नाउ दैट बिकम्स माई नोट फॉर द PYQs. जो उस साल का या वो वाला PYQ अगर मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है तो आई हैव यूज्ड दिस. So from these 3 sources, I have consolidated the 1 pager notes which I used and replicated in my mains examination. So this was my approach regarding mains note making, mains answer attempting, और mains के regarding जो GS wise segregation था उसके regarding I had this approach. So regarding this 1 pager note making thing, a lot of people have asked me कि आपने ये कैसे किया था. तो बिफोर माई 4th अटेम्प्ट 2025 वाला अटेम्प्ट, जो नोट्स थे वो बहुत ही बल्की थे. सो आई वॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैम इवन आफ्टर रिवाइजिंग दैम मल्टीपल टाइम्स. आई वॉज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दैम इन द एग्जामिनेशन. तो उस वजह से क्या हो रहा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम बन रहे थे और बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बन रहे थे. दिस टाइम अराउंड व्हाट आई डिड वाज दैट व्हाटएवर मटेरियल, फाउंडेशन मटेरियल आई हैड, जो पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, उसको पढ़ा. फिर कॉन्कर का मटेरियल पढ़ा, उसमें से जो हमें समझ में आया वो जितना रिटेन किया वो तैयार हुआ. जो नए नए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग रहे थे वो हमने एक पेज पर लिख लिए 1 साइड पर. उसके बाद शाम को उसी टॉपिक के PYQs को देखा टिल 2013. सिंस इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन, तो आपको सारे आंसर्स नहीं लिखने होते हैं. आप उसमें से 5-7 क्वेश्चन जो भी आपको लगे 10 मार्कर 15 मार्कर मिक्स, रात को वो आंसर लिख लिए. अब आपने उस आंसर को रात को लिखने के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू कि उनके मॉडल आंसर निकाले. उस मॉडल आंसर के बेसिस पे अपने आंसर को जज किया कि अच्छा इसमें ये और ऐड किया जा सकता है, ये और ऐड किया जा सकता है, ये और ऐड किया जा सकता था. नाउ दिस आंसर दैट आई हैव रिटन, दिस इटसेल्फ हैज बिकम अ नोट, जो बेसिक का और मॉडल आंसर का कंसोलिडेशन है. साथ ही साथ ऐसे फैक्ट्स जो हम उस आंसर में भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए या हमें कुछ नया मिल गया था, तो वो एक सेपरेट 1 पेजर पर हमने उसे लिख लिया. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, से अर्बनाइजेशन और से विमेन, इसके बारे में आई हैव एन आंसर रेडी विच इज इटसेल्फ इन अ नोट्स फॉर्मेट. I have a 1 pager ready which has all these separate data that I wanted to put in the answer. तो ये दोनों को compile कर लिया, and when I'll go to write the mains examination, this is what I will revise before entering the examination hall. So this was my approach for creating this 1 pager, जिसमें PYQs भी लिख गए थे, उनका मॉडल आंसर भी आ गया था, बेसिक मटेरियल और कॉन्कर का वैल्यू एडिशन, ये तीनों ऐड करके I have made this 2-3 pages. जो 1 पेजर का सिर्फ वैल्यू एडिशन है, बाकी वो 2 पेज का आंसर है. दिस वॉज माई रिविजन मटेरियल. तो इस टाइप से सारे GS के सारे टॉपिक्स का करते करते एट द एंड ऑफ द मेंस प्रिपरेशन I was done with all my GS papers, all the topics that are there in the examination, and हर GS के 50 से 60 पेज में I had my notes ready. Now these notes since I have written them in my own language, with my own hand, तो इनको याद करना, रिटेन करना आसान था. साथ ही साथ इनको रिवाइज करना भी आसान था, क्योंकि मेंस GS 1, 2, 3, 4 बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं, and you have only 2 hours, 3 hours to revise before the examination, before entering the hall. तो उस 2 घंटे में I was able to revise these. तो I was able to check all the boxes कि फाउंडेशन मटेरियल पर रिवाइज हो गया, कॉन्कर का वैल्यू एडिशन भी पढ़ लिया, उसमें से जो चाहते हैं रेप्लिकेट करना वो एक पेज पर लिख लिया, PYQ भी लिख गया, PYQ का मॉडल आंसर से ऐड हो गया. अब this I have prepared and I am ready to write an answer on this topic in the actual mains examination. So this was my approach for all the GS 1, 2, 3, 4 papers.
सबके लिए यही किया था। इसमें भी अगर आप चाहें तो एक प्रायोरिटी और अगर आप सेट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग राइट आफ्टर योर प्रीलिम्स, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद GS1, देन GS4, GS2 एंड GS3। तो स्टैटिक से डायनेमिक की तरफ आप चलते चले जाएंगे। GS3 में सबसे ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें होती हैं, बट वही है कि आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पर सिर्फ 5 दिन दिए और यहाँ 15 दिन दिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो यू हैव टू मैनेज द टाइम। बट हाँ, इस तरीके से अगर आप करोगे तो बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आपका मेंस शुरू होने वाला होगा, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल दी स्टैटिक पोर्शन अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो रिवाइज करना होता है और डायनेमिक आपने रिसेंटली पढ़ा होता है तो आपको याद होता है। इस वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना इंटरमिंगलिंग भी ला सकते हैं पेपर्स में। अगर आप कोशिश करें, अगर आपने टेस्ट वगैरह लिख लिए हैं या आपने एक से ज़्यादा बार मेंस लिख लिया है, देन यू विल रियलाइज कि यू विल बी एबल टू यूज द कंटेंट ऑफ अदर पेपर्स इन a certain paper. So for example, you are writing GS3 का एग्जाम, GS3 में आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आपने सारे सबहेड्स को एड्रेस किया, गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है वगैरह। नाउ इफ यू कैन ब्रिंग इन अ पॉइंट फ्रॉम GS1 which brings in a geography वाला perspective. So for example, if there is an issue on the border, then you know why it is there. Geographical terrain की वजह से डिफिकल्टी है। अब आपने एक सोसाइटी वाला एंगल डाला कि सोशल प्रॉब्लम्स ये थी, ड्रग अब्यूज ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपने ये एक एंगल वहाँ पर डाल दिया। आपने GS3 का एक टेक्नोलॉजी वाला एंगल भी डाल दिया, एंड इफ़ पॉसिबल आपने GS4 से एक एथिक्स वाला एंगल भी डाल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंपैशन वहाँ पे होना चाहिए था वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं किया है। सो देयर इज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पॉपुलेस। तो इस वजह से वो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन गई। नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग दी causes of this problem, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। If you are discussing the ways to address this problem, then आप इन्हीं 4 पॉइंट्स को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। Geographical terrain से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एथिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो चीजें ये जो 4 पॉइंट आपने डाले हैं, यही आपके एडिशनल पॉइंट बन गए। So in a 10 marker, I suggest not writing less than 10 points. In a 15 marker, I do not suggest recommending writing less than 18 points. क्योंकि आपको उतने points लिखने हैं, और if you are writing 12 points in a 10 marker, then it's advisable that you write 6-7 examples, at least 2-3 data facts which are actually correct, and a good introduction and a conclusion. Now that makes a decent answer which you can score good on. So this was my approach for all the 4 GS papers. Now coming back to the make or break essay paper. तो essay paper में I believe UPSC rewards originality. आपका जितना ओरिजिनल ऐसे रहेगा, आप जितने अच्छे से टॉपिक के क्लोज रहेंगे, उतना बेटर स्कोर मिलता है। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मोर इम्पोर्टेंटली, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू स्टिक क्लोज टू द टॉपिक। आप कोई भी राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। सम पीपल राइट विद सबहेड्स, सम पीपल राइट इन फ्लो। सो आई यूज्ड टू राइट इन अ कंप्लीट सिस्टमैटिक फ्लो। देयर वर नो ब्रेक्स इन माय एसे। इंट्रोडक्शन से शुरू होता था और कंक्लूजन तक एक ही फ्लो में जाता था। देयर वर नो सबहेड्स, देयर वर नो डिस्टिंक्शंस। तो उस बेसिस पर क्या होता था कि आई हैड माय ओन स्ट्रक्चर रेडी। इंट्रोडक्शन को जो एनेक्डोट डालना है वो आधे पेज में डाला, फिर इंट्रोड्यूस किया, या एक पेज में डाला तो आधे पेज में इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दिया, फिर उसके सारे डायमेंशंस को डिस्कस किया 4 पेज में। उसके बाद उसके काउंटर डायमेंशंस को डिस्कस किया, उसके फ्यूचरिस्टिक डायमेंशंस को डिस्कस किया, पेनल्टीमेट कंक्लूजन दिया, एंड देन फाइनल कंक्लूजन दिया। तो इस पूरे फ्रेमवर्क के साथ आई यूज्ड टू राइट माय एसे, एंड इट हैज हेल्प्ड मी गुड स्कोर डिसेंट मार्क्स इन द एसे। One thing that my seniors have actually suggested me, advised me, that it is very important कि आप ऐसे की डिमांड को कंप्लीट करें, फुलफिल करें। ठीक है, अब ऐसे की डिमांड में भी 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है साइंटिफिक ऐसे, एक होता है फिलोसॉफिकल ऐसे। साइंटिफिक इज समवॉट मोर टेक्निकल ऐसे, जैसे एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर आ गया, सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, AI के ऊपर आ गया, विमेन के ऊपर आ गया, इस टाइप से। फिलोसॉफिकल ऐसे जो होता है वो मोर और लेस थोड़ा सा ओपन एंडेड होता है, जिसमें आप लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं या वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ट्रूथ, ऑनेस्टी, कंपैशन, कंसिस्टेंसी, इस टाइप के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में क्या होता है, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ टेक्निकल ऐसे, क्लैरिफाइड ऐसे, जैसे AI के ऊपर है या सोशल मीडिया के ऊपर है, देन द एग्जामिनर ऑलरेडी हैज 6, 7, 8 डायमेंशंस इन हिज माइंड विच ही और शी वांट्स टू सी इन योर ऐसे। तो आपको वो डिमांड फुलफिल करनी होती है, तभी आपको वहाँ पे नंबर मिलते हैं।
अगर आपने सिर्फ 4 डायमेंशन खोले हैं और उसके पास ऑलरेडी 6-7 डायमेंशन दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि फुलफिल नहीं हुई डिमांड। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड फिलोसॉफिकल एसेज में जाते हैं तो यहाँ पर कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पर आप कितना भी ब्रॉड जा सकते हैं और कितना भी ओपन एंडेड जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 4 की जगह 6 डायमेंशन भी खोलेंगे, 7 डायमेंशन भी खोलेंगे, और 8 की जगह अगर आप 5 डायमेंशन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो द एग्जामिनर इज प्रीटी सेटिस्फाइड दैट ही हैज अंडरस्टूड और ही और शी हैज अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ व्हाट इज द टॉपिक इज आस्किंग। नाउ दीज 2 अप्रोचेस जो टेक्निकल एसेज और फिलोसॉफिकल एसेज के ऊपर है, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। आई यूज्ड टू गो विथ फिलोसॉफिकल एसेज क्योंकि यहाँ पर आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग दोज एसेज। तो दिस कम्स टू द पर्सनल चॉइस, बट दिस वन सजेशन विच द रोबोट गेव मी कि आप जो भी ऐसे लिख रहे हो उस ऐसे के किसी भी पेज से अगर एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे तो ही और शी शुड बी एबल टू डिसाइफर द टॉपिक ऑफ द ऐसे। दैट शुड बी योर बेसिक मेट्रिक या फिल्टर जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका ऐसे ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर टॉपिक कुछ और है और आपने उस टॉपिक से शुरू करके डाइवर्ट कर दिया तो एग्जामिनर वहां से ऑफ हो जाता है, दैट यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द ऐसे। आपको पूरे 10, 11, 12 पेजेस में डिमांड को ही एड्रेस करना है, आपको डाइग्रेस करना ही नहीं है। सो दैट इज वन थिंग दैट हैज वर्कड फॉर मी कि जो भी आपसे पूछा गया है आपके ऐसे में अगर कहीं से भी वो पढ़े, अगर वो कंक्लूजन और पेनल्टीमेट कंक्लूजन पढ़े या मेन बॉडी के 2 पैराग्राफ पढ़े या इंट्रोडक्शन के बाद वाला पैराग्राफ पढ़े, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक था। दैट वॉज माई बेंचमार्क कि am I writing a good essay or not? So till now we have discussed कि सारे GS पेपर्स को और ethics के पेपर को हमने किस तरीके से अप्रोच किया। So one basic question which one of my junior asked me कि भाई आपने ये जो सारा 1 पेजर का preparation था ये कब किया? So to answer this honestly, I have done this 1 pager making exercise between prelims and mains, and yes, it was very hectic. I had to put in a lot of hours, but I had realized one simple thing कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी मटेरियल उठाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लेस देन 300-400 पेजेस फॉर 1 GS पेपर, एंड टू बी एबल टू go through all of that, revise all of that, and then replicate in the examination was not humanly possible for me. So I had decided this very early, right after my prelims, that even if I'm going to join Concur, I'll make my own notes out of it so as to be able to utilize the content very fruitfully. अब उसको भी अलग अलग GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स को छोटा छोटा कंसाइज करके, एंड आई हैव टोल्ड यू द एक्सरसाइज कि जो बेसिक मटेरियल है उसको रिवाइज किया, कॉन्कर से उसमें वैल्यू ऐड किया, साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज या PYQs लिखे उनमें जो नया कंटेंट मिला उसके 1 पेजर नोट्स बनाए, साथ ही साथ PYQs जो लिखे थे उनके मॉडल आंसर से उनको एनरिच किया। तो उस टॉपिक के ऊपर आई हैव वन पेजर नोट ऑफ द वैल्यू एडेड कंटेंट, and I have written the PYQs also. So I have a framework for answer ready, and if the question repeats itself, then I have the entire answer ready to replicate in the mains examination. One thing that I have realized is कि ये जो content वाला part है, value addition वाला part है, what most people are doing, what generally people are doing, sorry, is that they are utilizing this value addition part as the core content. आपने अगर कहीं से बहुत सारा fact, data, figure इकट्ठा कर लिया है और अगर आप उसको एज इट इज रेप्लिकेट कराओगे एग्जाम में, देन इट वोंट मैटर अनलेस इट जस्टिफाइज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर राइटिंग। अगर ऐसा मिसमैच रहेगा देन द मार्किंग बिकम्स वेरी लो। नाउ टू एड्रेस दिस थिंग व्हाट आई हैव सजेस्टेड इज कि जो आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा हुआ है, आपने उसकी डिमांड को एड्रेस किया, आपने उसके हर सबहेड पे 3, 4, 5 पॉइंट जनरेट किए, उसमें आपने एज एन एग्जाम्पल, एज ए वैल्यू एडिशन ये वाला डेटा फैक्ट फिगर जो 1 पेजर है आपने वो डाला है, तो उससे आपका आंसर एनरिच हो गया। इन केस अगर आपके पास मान लीजिए पॉइंट कम पड़ रहे हैं, इफ इन अ 10 मार्कर यू आर एबल टू जनरेट ओनली 7-8 पॉइंट्स, देन यू नीड 2, 3, 4 मोर पॉइंट्स, तो वहां पर यू कैन यूज दीज डेटा और वैल्यू एडिशंस एज डायरेक्टली पॉइंटर्स। तो उस केस में आपका टाइम भी बच रहा है और आपका ये यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। सो इन दिस मैनर यू आर एबल टू यूटिलाइज दिस वैल्यू एडिशन पार्ट दैट यू हैव डन टू द आंसर व्हाइल एड्रेसिंग द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक आई हैड सेड इनिशियली कि आपको सारे आंसर्स लिखने हैं, सारे पेजेस लिखने हैं और सारे सबहेड्स को एड्रेस करना है। वो तभी होगा जब आप उस क्वेश्चन की डिमांड को समझोगे और अपने कंटेंट को, अपने आंसर को उसकी डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए मॉडिफाई करोगे। Now,
I have brought some of my notes from GS3 only. So this is my section of agriculture which I have prepared for GS3. Now this is a very thin a bunch of pages, and this was my entire agriculture. Now what I've seen is some of my friends have done is that this was my first pager for agriculture, and it has a lot of facts in it. They'll just mug up all these facts and write it in the examination. But I have not done that. I have prepared myself. I prepared this one pager, एक जो page पे सारा fact sheet है वो तैयार कर लिया. But other than that, if I have to address a specific part of the question, if I have to address a certain topic, then I have prepared the notes and the pointers for that also. So for example, even in agriculture, if a question comes on irrigation, then I have prepared these one pager notes wherein I have addressed the included an introduction. I have included the problems that are being created by over irrigation. I have introduced and added the advantages of micro irrigation, challenges of micro irrigation, what are the schemes that are being implemented, and a decent introduction and a conclusion. So for example, if a question on irrigation comes in the agriculture part of GS3, then after understanding the demand of the question, I'll modify my intro or the fact that I have to address the demand of the question. The introduction लिख दिया. अब उसकी जो डिमांड है फर्स्ट सब पार्ट की या सेकंड सब पार्ट की, उसमें पॉइंटर्स बनाने शुरू किए. उन पॉइंटर को जस्टिफाई और सब्सटेंशिएट करने के लिए इस डेटा का यूटिलाइजेशन किया. अब मान लीजिए दूसरे सब हेड में आई ओनली हैव 2 पॉइंटर्स. उन दो पॉइंटर को लिखा, उनको सब्सटेंशिएट किया, एंड आफ्टर दैट if I have to generate 3 more pointers or 2 more pointers, then I'll use this data, these pointers, these fact as another 2 point, ताकि वो 4-5 point वहाँ बन जाए. So in this manner, I was able to increase the number of pointers in a 10 marker and a 15 marker. तो एक 10 marker में I have increased it to around 12, 13, 14 points, 6-7 examples, decent introduction, conclusion. In a 15 marker, I have taken it up to 18, 20 pointers, addressing all the subparts, and a decent introduction and conclusion. If possible, a certain graph, pie chart, bar graph, something of that sort, ताकि वो थोड़ा सा interactive लगे. So those schematics और ये data sheet, यही सब इसका utilization यहीं पर था. So this was the whole essence of the value addition in the mains preparation, कि उसको सीधा carpet bombing नहीं करनी है, आपको सीधा fact उठा के नहीं लिख देना है आंसर में. अपने आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है और अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको सब्सटेंशिएट करना है इन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो टॉकिंग अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, आई थिंक इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. सो सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूसली फॉर द 2025 वाला अटेम्प्ट सिंस 2024 का अगस्त एंड इवन बिफोर दैट, तो वो प्रिपेयर करते करते आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकल वीकनेस काफ़ी हो गई थी. एंड राइट आफ्टर आई गेव माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मे, उसके एक दिन बाद व्हाट आई थॉट कि आई स्टार्ट विद द मेंस प्रिपरेशन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो आई डिड नॉट टेक अ ब्रेक, बट इट बैकफायर्ड. राइट द डे आफ्टर प्रीलिम्स आई गॉट रियली वीक एंड काफ़ी तेज बुखार आ गया था. और फिर वो बुखार 7 दिन तक रहा. 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतरा. आई गॉट डायग्नोज्ड बाय 3 डिफरेंट डॉक्टर्स, गॉट ऑल द टेस्ट्स डन, सब कुछ किया बट कुछ नहीं निकला. बट बुखार नहीं उतर रहा था. सो आई वॉज सर्वाइविंग ऑन पैरासीटामोल्स. एंड देन आई डिसाइडेड कि इस तरीके से रहने का कोई पॉइंट नहीं है. आई वेंट बैक होम. घर पे कुछ दिन रहे, आराम किया, मम्मी के हाथों का अच्छा खाना खाया और रिलैक्स किया. 7-8 दिन पूरा ऐसे ही चला. धीरे धीरे फिर बुखार उतरा, हेल्थ भी नॉर्मल हुई, थोड़ा स्ट्रेंथ भी आया, एंड देन आई केम बैक टू द मेंस प्रिपरेशन. नाउ ये जो चीज़ होती है इसमें अगर आप 7 दिन का लॉस कर गए, कंसिडरिंग कि लास्ट ईयर जो मेन साइकिल था उसमें दे हैड रिड्यूस्ड 1 मंथ, तो वो एक थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर था. बट आई एक्सेप्टेड व्हाट इट वाज, कि जितना लॉस होना था हो चुका है, इट्स ऑल राइट. अभी आगे से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं. और उसके बाद आई टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई फिजिकल हेल्थ. जो जितना न्यूट्रिशियस चीज़ें लेनी थी, प्रोटीन रिच डाइट लेना था या फाइबर रिच डाइट लेना था, जो भी चीज़ों का ध्यान रखना था वो किया. ज़्यादा कार्ब्स लेने की बजाय ज़्यादा प्रोटीन और हेल्दी फैट लिया, तो उन चीज़ों का ध्यान रखा. थोड़ा थोड़ा हेल्थ भी ठीक रही. आई गॉट रियली वीक इन बोथ ऑफ माई मेन्स. पिछले मेन्स में भी एंड दिस मेन्स ऑल्सो. पीपल गेन वेट, आई लूज वेट.
सो दैट हैपन्स कि मेंस ख़त्म होते होते आई जनरली लूज 6-7 kgs वेरी इजीली, तो उतना हो जाता था. तो दिस टाइम अराउंड बट वही था, आई हैड डिसाइडेड कि ठीक है 7-8 दिन का लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, विल ट्राई टू कॉम्पनसेट एज मच एज पॉसिबल बट टेक इट एज अ फ्रेश स्टार्ट. इससे पहले जो पढ़ा था आई वॉज जस्ट काउंटिंग ऑन गॉड्स ग्रेस कि वो सारा हेल्प यहाँ कर जाएगा. तो इस वजह से जो नोट मेकिंग था वो भी थोड़ा ज़्यादा आर्डुअस हो गया, ज़्यादा आवर्स पुट इन करने पड़े. एंड बाय द टाइम द मेंस वाज डन आई हैड अ सीवियर बैक पेन ऑल्सो, तो वो भी एक चीज़ आ गई थी. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये जो पूरी जर्नी है ना, इट टेक्स अ टोल. हर तरीके से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है. आप फिजिकली वीक होते हो, आप मेंटली आइसोलेट होते हो, आप इमोशनली टर्बुलेंट हो जाते हो, सोशली कट ऑफ हो जाते हो. ये सारी चीज़ों से बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप अपने आप को इस पूरी प्रोसेस के लिए, आई एम नॉट होपिंग कि किसी को 4 अटेम्प्ट देने पड़े, बट इफ़ यू हैव टू देन यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस आर्डुअस जर्नी. एंड इन द मीन वाइल इट्स ऑल्सो एडवाइजेबल दैट यू start exploring your plan B. So this was if I may say, a mistake on my part that I did not prepare a plan B before entering this UPSC preparation. When I could not clear this examination in my second attempt and in my third attempt, so after my third attempt, I took advice from some seniors and they suggested that now is the right time that you should start exploring a different option. So I gave some different other examinations also. I gave some interviews in corporate also. But my parents suggested that you should not skip this preparation right after preparing for 3 years straight. तो आप पूरा जो accumulate हुआ है, आपका जो भी सार निकला है, अभी आप उसको ड्रॉप करके मत जाओ. You should give this one more attempt wholeheartedly. And thankfully prelims I was able to clear, mains I was able to clear. तो थोड़ा confidence भी आ रहा था कि किया जा सकता है, इट इज़ मच मोर मैनेजेबल. एंड फाइनली इंटरव्यू भी ठीक गया था. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि विद गॉड्स ग्रेस आई विल बी समवेयर इन द लिस्ट, एंड थैंकफुली भगवान ने एक अच्छी रैंक भी दी है. बट आई स्टिल सजेस्ट दैट इफ़ यू हैव अ प्लान बी इन योर माइंड आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट, आई थिंक इट्स advisable that you start working on your plan B also, so as to be able to create a future and not give up your entire youth in this examination. So I think that is one aspect one should also take care of. Also people who have come into this preparation after quitting their jobs, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है या इस पूरे होल हार्टेड प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए, तो दे कैन ऑल्सो एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज़ जो भी उन्हें ठीक लगता है. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एडवाइस ऑन दैट, बट आई जस्ट से कि अपना पूरा यूथ, अपना पूरा टाइम एनर्जी देने के बाद भी अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, दैन इट्स नॉट एंटायरली योर फॉल्ट. समटाइम्स द प्रोसेस इज लाइक दैट ओनली. रिलेटिव एग्जामिनेशन है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो लक also plays a bigger part in this preparation. We should respect that, and if possible try to carry on with your life. This examination is definitely not the end. Life is much more bigger than that, and that is what my understanding has been over the years in this examination. I hope this helps somebody. Thank you.